नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का आगाज़ हो चुका है और चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है। उसी को लेकर जनपद संभल का माहौल क्या है और किस तरह रुख राजनीति का चल रहा है, उसको जानने के लिए हम जनपद संभल पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर संभल का क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ यहाँ के प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं। सबसे पहले हम ये पहुँचे हैं MIM के कार्यालय और यहाँ पर जो MIM के प्रत्याशी हैं मुर्शीद तरीन खान साहब से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन मुद्दों के साथ वो उत्तर प्रदेश संभल में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मेरा जिला में पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक सर, चुनाव के कुछ दिन ही बचे हैं और उन मुद्दों के साथ आप किस तरह से जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा है विकास का। विकास के मुद्दों को छोड़कर ये दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो बात करती हैं, जिसका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें निकाल कर लाते हैं जिनका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अब संभल के लोग विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। संभल को ज़रूरत है शिक्षा की, संभल को ज़रूरत है अस्पताल की, संभल को ज़रूरत है रोज़गार की, संभल को ज़रूरत है बस स्टैंड की, रेलवे लाइन की। यहाँ के मुद्दों को छोड़कर दूसरी बातों के ऊपर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसको संभल की जनता हमेशा से नकारती चली आई है और इंशाल्लाह आगे चल के भी नकारेगी। अच्छा सर, हमने यहाँ संभल में घूमे हैं 3-4 दिन से और 3-4 दिन के अंदर हमने ये देखा है कि आखिर 30 साल का जो मुद्दा है वो 30 साल का क्या नया नारा है, वो किन जनता के मुंह से भी सुन रहा हो सभी प्रत्याशी, और मेरे ख्याल से आप भी 30 साल के जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं, क्या है 30 साल का? देखिए, ये तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है। हमारे संभल के लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने का काम जो है इन 30 साल में किया गया। उसकी वजह यह है कि 30 साल में हम लोगों ने, संभल वासियों ने समाजवादी को 30 साल का जो पीरियड था, सुनहरा टाइम, जवानी का टाइम, वो हम लोगों ने समाजवादी के ऊपर कुर्बान कर दिया। लेकिन ये सारा टाइम हमारा बर्बाद हुआ, कुर्बान किया हमने। हमें इसके बदले में कुछ नहीं मिला, संभल वासियों को कुछ नहीं मिला। सिर्फ़ और सिर्फ वायदे मिले और वो वायदे उन्होंने करने के बाद एक भी वायदा पूरा नहीं किया, जिसके लिए संभल की जनता उन्हें किसी सूरत में कभी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा सर, हम देख रहे हैं उन्होंने लगातार ये भी कहा है कि हमने संभल में विकास किया है। सबसे बड़ा जो ऑप्शन देते हैं वो जिला अस्पताल का देते हैं। जिला अस्पताल में संभल में विकास हुआ। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आप ये बताइए, उनसे पूछिए, संभल में ज़िला बना, राम गोपाल जी कहते हैं मैंने बनवाया, मुलायम सिंह जी कहते हैं मैंने बनवाया, यहाँ के विधायक कहते हैं मैंने बनवाया, MP साहब कहते हैं मैंने बनवाया। तो ये सारे लोगों ने मिला के एक ही बस अस्पताल बनवा दिया। और वो अस्पताल किस कंडीशन का है? उसके अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं, उसके अंदर मशीनें नहीं हैं, उसके अंदर ब्लड बैंक नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे गरीब आदमी का भला हो सके। यहाँ पर अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो बच्चे बीमार के लिए बच्चों का डॉक्टर यहाँ पे नहीं, यहाँ पर बोन स्पेशलिस्ट नहीं, यहाँ पे क्या चीज़ है? वो जो अस्पताल है वो सिर्फ मरवा हाथी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो किस ने बनाया, कौन कौन उसका बेनिफिट लेगा? संभल के लोगों ने 30 साल से जो उन्हें नवाजा, 30 साल से जो वोट देती चली आई, उसके एवज में ये मरवा हाथी, इसके मालिक कौन कौन हैं, ये हमें उसका जवाब है। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि वो जनसंपर्क कर रहे थे दीपा सराय के अंदर, और दीपा सराय की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं, उनके पोते का विधानसभा जो प्रत्याशी कुंदर की बनाया गया है उन्हें, तो सबका फोकस जो है वो दीपा सराय। आखिर दीपा सराय में ऐसा क्या है, सब अपनी तरफ से? दीपा सराय एक बड़ा वोट बैंक है। दीपा सराय के लोग जो हैं वो उसका निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा जो है उनका रुझान आपने पहले भी देखा था कि वो MIM से जुड़े हुए थे, और अब जो है आज भी वो लोग जो हैं MIM से जुड़े हुए हैं। भारी तादाद में लोग मेरे साथ हैं, लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है, मेरे साथ हर वक्त वो लोग जो हैं शाना बशाना चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से बाकी के और जो पूरा शहर है, संभल है, देहात है, वो भी लोग मुझे इसी तरीके से भारी बहुमत के साथ मेरे साथ में चल रहे हैं। सबकी दुआएं, सबकी सोच मेरे साथ है और मुझे खुशी है इस बात की
कि संभल की जनता में पहली बार ऐसा देखने में आया, लेकिन लोगों की हिम्मत जो है बढ़ी है और उन्हें हौसला मिला है कि अपने पुराने विधायक से, जिसको वो 30 साल से वोट देते चले आए थे, उनसे मुंहतोड़ सवाल करने के काबिल वो लोग अपने आप को समझते हैं, अपना हक समझते हैं। मेरी भी कोशिश यही है कि इसी तरह से लोग हिम्मत करें और अपने प्रतिनिधि से, जिनको हम 30 साल से चुनते चले आए हैं, उनसे वोट का हिसाब मांगें। 30 साल में उन्होंने हमें क्या दिया, संभल की जनता ने उन्हें क्या दिया 30 साल में, ये इसका जो है कंपैरिजन करें और उनसे जवाब मांगें कि तुमने हमें क्या दिया। तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तो जिसने कुछ नहीं दिया उसको वोट हम क्यों दें। ये खड़े होकर वो लोग सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उनका जायज़ है और मैं उन लोगों को शाबाशी देता हूँ। वायरल वीडियो की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वायरल वीडियो भी है, इसके अलावा और भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उनसे सवाल किए गए हैं, वहाँ से उन्हें आना भारी पड़ गया। उल्टे पैर जो हैं वो वापस हुए हैं, गर्दन लटका के वापस हुए हैं। जाहिर सी बात है कि निदामत और शर्मिंदगी उनके ऊपर इस कदर तारी है कि वो इसका बयान नहीं कर सकते। तो मैं बहुत इस बात से शाबाशी देता हूँ जनता को कि आज जनता की आंखें खुल गई हैं और जनता उनसे सवाल कर रही है कि तुमने विकास नहीं किया तो तुम वोट मांगने के लिए हमारे पास कैसे आ रहे हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ रही है हमसे वोट मांगने की। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि जनता को अपनी तरफ आप कहते हैं, जनता MIM को पसंद, लेकिन जनता को रुझान अपनी तरफ करने के लिए हमने अभी पिछले दिन देखा कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि हैदराबाद से एक आए हैं और वो सपा बसपा का एजेंडा चला रहे हैं, यानी कि वो सपा बसपा की बी पार्टी है। ये कह दें सपा बसपा की बी टीम, वो कह दें बीजेपी की बी टीम, तो ओवैसी साहब ही ऐसी गर्दन है उनकी कि वो सारे कटाश, सारी बातें जो हैं वो ओवैसी साहब के ऊपर ही होती हैं। यूँ कि ओवैसी साहब सबसे बड़े दुश्मन हैं बीजेपी के भी और समाजवादी के भी। समाजवादी का सारा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक था, वो वोट बैंक खिसक के जो है वो ओवैसी साहब के पास जा रहा है। तो गरीब लोग, दलित लोग, जो बेसहारा लोग हैं, जिनकी आवाज़ को कुचला जाता है, दबाया जाता है, वो समाज ओवैसी साहब के साथ में जुड़ता चला जा रहा है। इसलिए जो है इनको अकेले जो है ओवैसी साहब ही दिख रहे हैं कि इनसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है, इन्हीं के ऊपर सारे इल्ज़ाम जो है वो लगा दिए जाएं। तो बीजेपी को भी पूरी तरीके से ये डर है कि ओवैसी साहब का जनाधार बढ़ता चला जा रहा है, उन्हें खौफ है ओवैसी साहब से। आप देखिए जिनका नाम आपने लिया, उन्होंने लखनऊ में अपनी सीट, जिस सीट से वो पिछली बार लड़े थे, कामयाब हुए थे, वो सीट उन्होंने क्यों छोड़ दी, किसके डर की वजह से छोड़ दी? उन्हें डर है कि कहीं मेरी सीट हार नहीं जाए, इसलिए उन्होंने उस सीट को छोड़कर दूसरी सीट से जो है फैसला किया इलेक्शन लड़ने का। तो इनको डर है पूरी तरीके से। तो ओवैसी साहब का जनाधार बढ़ रहा है, लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बात और उन्होंने कही कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे उसके बाद हैदराबाद के जो हैं वो हैदराबाद चले जाएंगे। हैदराबाद के हैदराबाद चले जाएंगे और गुजरात के गुजरात चले जाएंगे। तो ये जो है ये इस तरीके की बातें करनी ठीक नहीं है। हमारा देश एक है, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आवाज़ उठा सकता है और यूँ के हमारे देश में जो है हमेशा से एकता रही है। हम लोग हिंदू मुस्लिम बंटवारा पसंद नहीं करते, हम लोग एकता के कायल हैं। हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब हमेशा से रहती चली आई है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश में तिफरका फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज को देश की जनता नकार चुकी है। देश की जनता बिल्कुल इस मूड में नहीं है क्या हमें और नुकसान किया जाए। देश को बेचने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। बेरोज़गारी जो है उत्तर प्रदेश में आसमान को छू रही है। जो मेन मुद्दे हैं उनको छोड़कर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बात करती है। जो मेन मुद्दे हैं, तेल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता जो है परेशान है। उन मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश की जा रही है, आपस में नफ़रतों के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। कभी गाय के नाम पर, तो कभी लिंचिंग के मामले में, कभी जो है मंदिर के मामले में, कभी मस्जिद के मामले में। कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई बात, इलेक्शन पे ही ये सारी चीज़ें निकल कर क्यों आती हैं? ऐसा क्यों होता है कि सारे पैसे ठंडे पड़े होते हैं?
जहाँ इलेक्शन आया फ़ौरन ये बातें सब की सब जो है वो निकल कर बोतल में से जिन बाहर आ जाता है। और इन मुद्दों के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं होता। जो असल मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उनको छोड़कर जो देश हित के मुद्दे हैं उनको छोड़कर और उल्टी सीधी बातें जो हैं वो की जाती हैं। इसका जनता अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। यहाँ से इस बार जनता पूरी तरीके से बीजेपी को नकार चुकी है और बहुत भारी नुकसान के साथ यहाँ से बीजेपी रुखसत होगी। आने वाले जो चुनाव होंगे इंशाल्लाह 10 तारीख में आप देखिए। एक चीज़ और बताएं कि पिछली बार चुनाव में आपने 50,000 से पार यहाँ से MIM को वोट मिले थे, इस बार कितना लगता है? इस बार इंशाल्लाह दूने होंगे। पिछले किसको? वर्क साहब जब के पोते खड़े थे। बर्क साहब के पोते जब खड़े थे तो वो 50,000 के पार थे। वो 61,000 वोट उस टाइम पे लिए थे। उस 61,000 वोट के बाद में आप भी जानते हैं और लोग भी जानते होंगे, अच्छी तरह से सबको मालूम है कि वोट बैंक MIM का काफ़ी तादाद में बढ़ा है। तो उसमें युवाओं का जो सैलाब है वो कोई नहीं रोक पा रहा। लाख कोशिश कर ले बहुजन समाज या समाजवादी, लेकिन किसी सूरत जनता जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। जनता का अटूट समर्थन MIM की तरफ है। वो पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं। लाख कोशिश कर लें ये बांटने की, लेकिन इंशाल्लाह ये वोट नहीं बटेगा। बहुजन समाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब बहुजन समाज को आप देखिए, बहन जी बयान दे रही हैं कि अगर हमारी 2 सीटें भी आती हैं तो हम जो है समर्थन बीजेपी को देंगे। तो उनका माइंड और उनका जो सारा सब कुछ है वो बीजेपी के लिए है। तो वो उनकी मेंटलिटी और उनकी सोच जो है वो जनता के सामने है। जनता उन्हें नकार चुकी है। बीजेपी की के जो है वो बीजेपी ही है, वो बीजेपी का दूसरा रूप है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बी टीम है, बी टीम नहीं बल्कि सच्ची टीम है, पक्की टीम है वो बीजेपी। तो मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा हमारा, हम तो विकास के ऊपर है। मैं जो आया हूँ संभल में, मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं विकास के ऊपर लड़ रहा हूँ। गरीब लोगों की सहायता के लिए लड़ रहा हूँ। गरीब लोगों की सुनने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जिनकी पुकार, गरीब लोगों की पुकार, जो विधायक, जो प्रतिनिधि नहीं सुनते थे, उनकी पुकार मेरे ज़रिए इंशाल्लाह जो है वो सरकार के पास पहुंचेगी। मैं उनका प्रतिनिधि बनकर, अगर मुझे मोहब्बत दी, भारी बहुमत से जिताया, तो इंशाल्लाह इस गरीब जनता की, इस भोली जनता की आवाज़ को सिर्फ़ और सिर्फ उठाने वाला आदमी मैं ही हूँगा। मुझसे जनता पूरी उम्मीद रखे हुए है कि हमारी आवाज़ को, हमारे संभल की आवाज़ को एक अकेले मुशीर तरीन ही ऐसे इंसान हैं कि जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गूंगी बहरी सरकार को, जो जनता की, गरीब जनता की नहीं सुनती, उनकी आंखें खोलूं, उनको झंझोड़ूं, उनके काम आने की मैं कोशिश करूँ। तो ये तो मुझे, हाँ, और उन्होंने हमसे बात की और बात करके बताया कि आखिर किस तरीके से जो चुनाव है संभल का, वो 30 साल का हिसाब अब के जनता विकास के मुद्दे पर रखेगी। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।